क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स ढूंढे। प्लीज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर relevant extracts from OPL statement of profit and loss for the year ended 31st December 2018 and statement of financial position as on that date. Extracts words highlight करें, थर्ड वर्ड जो आया था, कभी ये वर्ड सुना आपने मेरे से? एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स जब हमने बोरिंग कॉस्ट की डिस्कशन स्टार्ट की थी तो उस बल्कि स्टार्ट से भी पहले 3 सिनेरियोस किए थे। एक नजर ढूंढे जरा, ABC 3 सिनेरियोस किए थे पहले दिन, जरा ढूंढे को पेज नंबर पीछे, रिलेट किया करें चीजें प्लीज आपस में। नहीं, क्वेश्चन ढूंढे जरा, ABC जो सिनेरियोस हैं जहां बुक में कहां है, पेज नंबर 51 शायद, पेज नंबर 51 ही है रे। इसके क्वेश्चन में जो 3 सिनेरियोस बने हुए थे, तीनों में एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे आप लोगों ने। कुछ आता है ज़हन में एक्सट्रैक्ट्स मींस? जब आपके डेटा के मुताबिक फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में भी आज लिखते हैं, जब फिगर्स बस आनी है उनका प्रेजेंट करना होता है, पूरी स्टेटमेंट की बहस नहीं हो रही। तो वंस अगेन हमारे इस डेटा में पेज नंबर 198 पे जो फिगर्स प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जानी है और फिगर्स जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी है, बस वो हमने रेलिवेंट हेडिंग्स में पोस्ट करनी है, वो रेलिवेंट हेडिंग्स में हमने लिख देनी है। पूरी स्टेटमेंट नहीं मांग रहा, सिर्फ जो फिगर्स इस डेटा में अवेलेबल होंगी उनको प्रेजेंट करके दिखाना है। ओके है सर? एक ब्रैकेट भी पढ़े, एक ब्रैकेट बनी हुई है में रिक्वायरमेंट पे, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी आप लोगों ने बनाए? कहाँ बनाए हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट I16, तो उन नोट्स की तरफ नहीं जाना वो कहता है। लेकिन एक बात और कह रहा है, बोरिंग कॉस्ट आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। ये ना भी लिखा हो तो शायद हम मंथ्स ही काउंट कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर समटाइम्स ये कह सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, तो फिर नंबर ऑफ मंथ्स की बजाय नंबर ऑफ डेज में वर्किंग भी हो सकती है। एक साल में कितने दिन? तो ये जो हम महीने गिन रहे हैं, अगर दिनों में गिनना पड़ जाए तो अकॉर्डिंगली वो भी किया जा सकता है। तो गेम सारी आ जानी है, फिलहाल 12 मंथली ही वर्किंग करनी है। डन है सर? अपना सारा नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल बोरिंग ज़हन में रख के फर्स्ट लाइन से मेरे साथ आराम आराम से पढ़ना शुरू कर दें। Octagon Pakistan Limited is in the process of preparation of financial statements for the year ended 31st December 2018. During the year, OPL completed the construction of its head office building. Relevant details in this respect are as follows. Payments related to construction of the building were as follows. बहुत गौर से एक चीज पढ़े जरा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ पेमेंट्स की डिटेल दे रहा है। नंबर 1, कभी भी कोई नई चीज अगर आ जाए तो परेशान होने की बजाय थोड़ा सोचना चाहिए, शायद इतना इशू भी नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन परमिट फी क्या हो सकती है? कंस्ट्रक्शन परमिशन फीस। समटाइम्स किसी गवर्नमेंट के और इदारे से इजाजत लेने के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले अगर कोई पेमेंट करनी है आपने, तो वो परमिट फीस कहलाएगी, परमिशन की फीस कहलाएगी। आप अपने जहन में जरा अकाउंटिंग अपना नॉलेज इकट्ठा करें। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट फी पे करें तो इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे या उस बिल्डिंग का हिस्सा बना देंगे जिस बिल्डिंग से रिलेटेड ये कॉस्ट है। बिल्डिंग को बनाने का बड़ा खर्चा है, कैपिटलाइज हो जाएगी। क्या ख्याल है? सोचा जरा एक मिनट। बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ी है, तो रेलिवेंट एक्सपेंस हो जाएगा, बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा बन के अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगी, एक्सपेंस आउट हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? वैसे परमिट मीन सिंपली परमिशन फीस है। किसकी परमिशन फीस? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की शायद परमिशन फीस है। ये हमारा कैश इन हुआ है या आउट हुआ है? कितने मिलियन गए हैं, किस दिन गए हैं? एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर की एक अमाउंट है 1 जनवरी। 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस में पैसे दिए। एक कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है?
जो बिल्डिंग बना रहा हो, कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, ठेकेदार साहब है, तो ट्राई करेंगे 80 मिलियन की एंट्री जरा। मेरा ख्याल है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी मुनासिब सही वर्ड नहीं है, शायद एडवांस डेबिट, एडवांस दी है। जब वो काम कर देगा फिर हम शायद एडवांस खत्म करके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करेंगे। एडवांस में पैसे दिए तो एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर जिस दिन ये एडवांस खत्म हो जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। तो शायद जिस डेट पे बात हो रही है 1 जनवरी, उस दिन अभी एडवांस दिए। फर्स्ट बिल आया, सेकंड बिल आया, थर्ड बिल आया, डिफरेंट डेट्स हैं। लास्ट बिल कब आया है, कब पे हुआ है? हमारे वाले ईयर में बिल 25 दिसंबर को आया है, लेकिन पेमेंट डेट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है। इस अमाउंट ऑफ 150 की कोई एंट्री बताएंगे सोच के? इस साल कोई इस अमाउंट की एंट्री होनी चाहिए सर। और यार जब पे ही नहीं हुआ तो एंट्री किस चीज की यार? क्या बिल हमारे पीरियड में आया है सर? पे अगले पीरियड में करो रहा तो एंट्री प्लीज यार। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, पेबल क्रेडिट, पेबल क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाया जरा। क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसे करंट लायबिलिटीज में आना चाहिए? करंट में क्यों यार? अगले साल में पहले दिन ही इसने पे हो जाना। क्या खर्चा हो गया है? और पे तो हुआ नहीं, पे नहीं हुआ तो पेबल हो गया। खर्चा हो गया है, पे ना होने की वजह से लायबिलिटी बनी हुई है। आई होप के वर्ड्स क्लियर है मेरे। आगे चले। देन कहता है प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज, ये अक्सर लाइन आती है क्वेश्चंस में। क्या समझ आती है इस लाइन से? प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग मींस पैसे कहां कहां से आए, फॉलोइंग सोर्सेज में कहां कहां से आए। नंबर 1, बल्कि नंबरिंग नहीं है शायद। एक्सेस कैश ऑफ 200 मिलियन available with OPL on 1st January 2018 in a saving account at the rate of 10% per annum. Simple translation kindly करो। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे नंबर 1 कहां से आए? OPL कौन है? हमारे बिजनेस का नाम है, हमारे बिजनेस का नाम है। 200 मिलियन कैश कहां पड़ा था? सेविंग अकाउंट में। किस रेट पे पड़ा था? किस दिन पड़ा था? तो क्या इसे यूज किया गया है इस कंस्ट्रक्शन के लिए? तो सबसे पहले तो कुछ शायद अपना कैश, ये बोरोइंग है, ये स्पेसिफिक बोरिंग है, जनरल है, ये ओन्ड फंड्स है। पड़े कहाँ है? सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में बैंक में रखे हुए हैं, उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन सबसे पहले शायद इन्हें यूज किया गया अपने पैसों को। देन सेकंड कहता है लोन ऑफ रुपीज 350 मिलियन at the rate of 16% per annum obtained on 1st February 18. The principal is payable in 5 equal annual installments along with interest from 1st February 19. Surplus funds available from the loan are invested in a saving account at the rate of 10% per annum. तो फॉलोइंग सोर्सेज में नंबर 1 एक्सेस कैश था और सेकंड एक लोन है। ये पढ़ के कोई महसूस हुआ है कौन सा लोन है? आगे पढ़े चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ तो लिया ना साथ में। एक विड्रॉल वर्ड लुक ढूंढे जरा। विड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस किसे कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही है, शॉर्ट टर्म लोन्स और बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए समटाइम बड़ा यूज हो जाता है। रनिंग फाइनेंस जब मैंने शायद आपको पहले दिन बताया होगा, शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस का मतलब ऐसे पैसे जो साथ साथ बैंकों से लेके वापस किए जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए ये वर्ड होता है। विड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अरेंज्ड ऑन 1st January 18. The facilities were also used to finance other needs of OPL. ये आपको क्यों उसने बताया जी? क्या ये लोन के पैसे अदर नीड्स में भी इस्तेमाल हो जाते हैं? असल में 3 चीजें शायद यहाँ हो गई हैं, आप बताएंगे नंबर 1 कौन सी? नहीं एग्जैक्ट वर्ड्स पहले बता दें, साथ में एग्जैक्ट वर्ड्स भी बोले। एक्सेस कैश क्या समझेंगे आप? लोन, फिर एक लोन की बहस है, फिर एक विड्रॉल फ्रॉम
रनिंग फाइनेंस है। विड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस स्पेसिफिक है या जर्नल है? जर्नल क्यों है? तो तीन चीजें हैं, जरा हाईलाइट कर लें उसे। तीन सोर्सेज उसने बताए हैं। एनी कंफ्यूजन? बाकी मैंने कुछ चीजें जानबूझ के भी डिस्कस नहीं की हैं, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछता हूँ। अब जो विड्रॉल्स वाला पैरा था, इसमें सेकंड लाइन में डिटेल ऑफ दीज फैसिलिटीज वर एज फॉलोज। अब ये जो रनिंग फाइनेंस थे, इनकी कुछ डिटेल हमें दे रहा है। नेम ऑफ बैंक XY, बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2018। क्या है ये? बिल्कुल सही है, कंसंट्रेट कीजिएगा। अभी कल भी बहस हुई है, आज क्लास में दोबारा हुई है, अब फाइनल करें चीजों को। ये कौन सा बैलेंस है सर? लिमिट एक वर्ड लिखा हुआ है, दोबारा पेज 51 पे जाए जरा। लिमिट लिमिट पेज 51। सिनेरियो ए में दो पॉइंट्स नोट में लिखे हुए थे। ऊपर सिनेरियो ए के रिक्वायरमेंट के नीचे नोट 1 एंड 2 करके लिखे हुए थे, उसमें से नोट 1 दोबारा पढ़े। एक सैंक्शन लिमिट वर्ड मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, पढ़ के दोबारा जरा अपने वर्ड्स में बताइए क्या होती है। सैंक्शन लिमिट सर, सैंक्शन लिमिट सर, सर जी सैंक्शन लिमिट सर। सैंक्शन लिमिट क्या होती है सर? वो मैक्सिमम लोन की अमाउंट जो बैंक से एग्री हुई हो, उसी को दोबारा इधर आके देखें, शॉर्ट वर्ड्स में जरा लिमिट वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आप जरा ब्रैकेट में पूरे वर्ड्स लिख लें और पेज नंबर साथ लिख लें। इस तरह की छोटी छोटी चीजें राइट टाइम पे अगर याद आ जाए तो अच्छा है, वरना वैसे ही अब क्वेश्चन जाया हो जाता है। कौन सा पेज बता रहा था? पेज 51। अब जरा इन फिगर्स को भी आपस में रिलेट करें। 130 क्या था बैंक एक्स के सामने? क्लोजिंग बैलेंस। अब लिमिट जो भी आपको समझ आया, लिमिट 150 का मतलब क्या है? मैक्सिमम 150 ले सकते हैं। है कितना इस वक्त? आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो लोन आना चाहिए जो आप ले सकते हैं, या वो लोन आना चाहिए जो लिया है? जो लिया है, जो वापस करना है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है। तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है। लिमिट का कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से काम नहीं है। हाँ, लिमिट डेफिनेटली मींस कि शायद आप इस अमाउंट से ज्यादा नहीं जा सकते हैं, लेकिन लिमिट में से जितनी अवेल की होगी वो अमाउंट आपकी लायबिलिटी होगी। वर्ड्स क्लियर है? आगे पढ़े। देन फिर एक एवरेज बैलेंस दिया हुआ है। ये क्या है? एवरेज बैलेंस, एवरेज बैलेंस, एवरेज बैलेंस की कहीं जरूरत पड़ती है? कहाँ कहाँ? कैपिटलाइजेशन रेट के लिए एवरेज बैलेंस पे यूज किया जाता है। ये एवरेज बैलेंस पे डिफरेंट क्यों है? हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर का लोन लिया, वापस किया हो, ठीक है। और एंड में फाइनेंस कॉस्ट मींस क्या है? इंटरेस्ट। और रेट नहीं दिया हुआ, ये इंटरेस्ट के रुपीस दिए हुए, रुपीस इन मिलियंस है सारा। अलग अलग कर ये सारी फिगर्स बता दें कहां कहां यूज होनी है। क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। करंट लायबिलिटीज में या नॉन करंट में? हिम्मत 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 हिम्मत। नहीं भाई, इसी की बात करो, टेबल पढ़ रहे हैं जो। करंट में या नॉन करंट में? रनिंग फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म लोन को कहते हैं, करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। नेक्स्ट, लिमिट कहां लिखेंगे? लिमिट की कहीं वर्किंग में जरूरत नहीं है। एवरेज बैलेंस और फाइनेंस कॉस्ट को कहां यूज करेंगे? कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत पड़नी है, क्योंकि दोनों जनरल बोरिंग्स हैं, फंड्स अदरवाइज भी यूज हो रहे हैं, तो दो जनरल बोरिंग्स अगर हो जाएं तो फिर आपको कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत पड़ेगी। डन है प्लीज? नेक्स्ट लाइन, पेमेंट ऑफ थर्ड बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ढूंढे कहीं जरा, पेमेंट ऑफ थर्ड बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ढूंढे ढूंढे ढूंढे, 170 को जेन में रख के पढ़े जरा। पेमेंट ऑफ थर्ड बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड 10 million which was charged by contractor for damages sustained at the site on account of unexpected rains. ट्रांसलेशन चाहिए मुझे जरा सिंपल। थर्ड बिल की अमाउंट बताएं।
170 ऊपर चले जाएं, 170 की एक डबल एंट्री बताएं। वन 170 की डबल एंट्री बताएं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। लेकिन मेरे भाइयों अब ये 10 मिलियन भी ज़हन में रखें, क्या ये 10 मिलियन उस 170 में है? क्या ये 10 भी कैपिटलाइज होना चाहिए? अब ये ज़हन में रख के मेरी बात अब दोबारा पढ़ें। ठीक है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मेरा तो ख्याल इसको 10 को और जमा होना चाहिए, तो आराम से पढ़े। मैंने यकीन माने मैंने कुछ नहीं कहा। किसी को अगर महसूस हुआ मैं सारे अल्फाज वापस ले लेंगे, रिलैक्स होकर पढ़े। क्या 170 में ये 10 है? क्या ये 10 भी कैपिटलाइज होना चाहिए? असल में कौन सी अमाउंट कैपिटलाइज होती हैं? अमाउंट्स इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। ये कोई लॉस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, या इस अमाउंट को कैपिटलाइज होना चाहिए? ये क्यों देने पड़े हैं पैसे? ये दिए हैं वैसे हमने, कॉन्ट्रैक्टर को पे तो किए हैं, क्यों पे करने पड़े हैं? क्या हुआ है कहाँ, जिसकी वजह से क्या हुआ है वहां? अनएक्सपेक्टेड रेन्स की वजह से जहां बिल्डिंग जिस साइट पे बन रही थी वहां कुछ डैमेजेस हुए लग रहे हैं। उन डैमेजेस के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ पैसे मांगे गए हैं शायद, और हमने शायद पे किए हैं। इज दिस अमाउंट नेसेसरी टू ब्रिंग द बिल्डिंग इनटू वर्किंग कंडीशन? क्या ये जरूरी है कि किसी बिल्डिंग को अगर बनाना है तो पहले अनएक्सपेक्टेड रेन्स हो, वहां डैमेज हो, और फिर उस डैमेज को ठीक किया जा सके? क्या बिल्डिंग इन डैमेजेस के बगैर भी बन सकती थी? लेकिन खर्चा तो हुआ है, कैपिटलाइज करेंगे या एक्सपेंस आउट करेंगे? तो 170 पे वापस जाएं, 170 का शायद एक ब्रेकअप करेंगे, 160 कैपिटलाइज होगा और 10 फिर प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस जाना चाहिए। बात मेरी समझ आ गई है सर? ओके है सर? दोबारा पढ़ लें बारह। तो इन क्वेश्चन में ठीक है, कुछ बोरिंग कॉस्ट की तो बातें होंगी, लेकिन कुछ अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो भी अगर साथ साथ फाइनल हो जाए तो अच्छा है। एनी कंफ्यूजन? जी चलो बेटा आगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं आप लोग? जी नेक्स्ट पैराग्राफ में एक सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट आया था, कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। द वर्क वाज स्टॉप्ड फ्रॉम 16th to 31st मई, 15 दिन, टू मीट जरूरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। ये जरूरी कहाँ लिखा बीच में? मैंडेटरी क्या होता है? सही ट्रांसलेशन मेरी? मैंडेटरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। किस दिन से किस दिन तक काम रुका? क्यों रुका? ताकि मैंडेटरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सके। फर्दर on 16 September 18, Building Control Authority stopped construction work as it raised objections on the design of building. The matter was resolved on 30th September 18. इंडिविजुअली पढ़ लें, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मुझे आइडिया जरा हो जाए कि बात सही समझ भी आ गई या नहीं। पहले जरा इंडिविजुअली पढ़ लें। 15 दिन मई के हैं और 15 दिन ही अप्रोक्सीमेटली बन रहे हैं सितंबर के। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आप हेल्प करें जरा। मेरा तो ख्याल ये है कि 15 मई के और 15 सितंबर के मिलके बन गए एक महीना। यार ये तो मतलब बन तो गए यार, 15 जमा 15, एक महीना तो बनता है यार, एक महीना। टेक्निकली गलत है, ये हुई ना बात। टेक्निकली का मतलब IAS 23 के मुताबिक गलत है। IAS 23 के मुताबिक ये तो 2 महीने बनते हैं। आई होप ये तो बहस नहीं है। आपका जहन क्या कहता है? मई के 15 दिनों में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक देंगे। ये कुछ याद करवा देंगे जरा, पढ़ के जरा एक दफा जरा पैराग्राफ ढूंढे जरा, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले। क्वेश्चन नंबर 6 के नीचे था एक पेज नंबर बताइएगा, पेज 59 का।
अपने पढ़ ले जरा वर्ड्स, और अपने वर्ड्स में फिर कुछ ट्रांसलेशन करनी है जरा मेरे लिए। अगर काम रुका हो तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक दें। अनलेस पे आ जाते हैं, अनलेस पे आ जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? काम रुका है, कैपिटलाइजेशन रोक दें, सवाए इसके के काम रोकना, वक्ती तौर पे काम रोकना, एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी पार्ट था। अप्लाई करते हैं दोबारा। मई के 15 दिन काम रोकना जरूरी था, मैंडेटरी था। देयरफॉर इन 15 दिनों में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन होती रहेगी। सितंबर के 15 दिन काम रुका है, और सभी काम रुका है, क्यों रुका है? किसने ऑब्जेक्शंस उठा दी हैं? उसने डिजाइन पे ऑब्जेक्शन उठाई, एतराजात उठा दिए। क्या अगर वो एतराजात ना उठाते तो बिल्डिंग सही बन सकती थी? कैसे कैसे एवं बन जाती। हर वो बिल्डिंग जिसपे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एतराजात नहीं उठाए, वो कैसे सही बन गई है? एतराजात उठाना, बिल्डिंग पे एतराजात उठाना एक नेसेसरी कंडीशन है बिल्डिंग्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। अच्छा, ये भी क्लियर रखें, एतराज उठे हैं और डेफिनेटली काम नहीं हुआ है, लेकिन असल में सोचना क्या है कि क्या ये एतराज जरूरी है एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए? तो देयरफॉर इन 15 दिनों में बोरिंग कॉस्ट के अप्लाइज करते नहीं रहेंगे। फाइनल करने सर, अपना जवाब जरा फाइनल करना है। मेरी सजेशन ये है कि मई के 15 दिन बोरिंग कॉस्ट के अप्लाइज करते रहें, और सितंबर के 15 दिन बोरिंग कॉस्ट के अप्लाइज नहीं होगी। मई में होगी, सितंबर में नहीं होगी। एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बस कर दें यार, प्लीज खुद सोचें यार। मुझे पता है कि आप यही डिस्कस कर रहे हैं कि सस्पेंशन कब होनी चाहिए और कब नहीं। मेरी भी तो सुन लें, मुझे पता है इसके अलावा ये सारी बहस हो रही है, लेकिन प्लीज थोड़ी सी जरा बात समझ के तो देखें। 15 डेज बन रहे हैं सर, ऊपर अगर 16 बन रहे हैं तो 16 बना लेंगे। और अगर मैं कहूं कि महीनों में वर्किंग करनी है तो आधा आधा महीना बन रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया। हाँ, अगर दिनों में वर्किंग करनी है तो 16 दिन गिन लेते, 16 बाय 365, 30 बाय 65, तो दोनों में आधा आधा महीना रेलिवेंट है। मई के आधे महीने में कैपिटलाइजेशन करते रहेंगे और सितंबर में कैपिटलाइजेशन रोक देंगे। चलें इंशाल्लाह लिख के करते हैं, आगे चलते हैं। जी बेटा, बात असल में ये है कि क्या ये कॉस्ट इंकर करना बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी था? तो बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए वो तो ये नेसेसरी एक्सपेंस नहीं था, वो तो मजबूरन खर्चा हुआ है क्योंकि डैमेजेस हो गए। ठीक है मिस्टर अहमद? तो ऑल अमाउंट्स इंकर टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, तो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के खर्चे होते हैं, वो कैपिटलाइज जरूर होते हैं, लेकिन अगर कोई डैमेजेस हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल आप कंसिडरेट कीजिएगा, जो आप सबसे क्वेश्चन होगा, लेट्स अज्यूम आपने कोई एसी खरीदा है 1 लाख रुपए का, अब उसे इंस्टॉल होना है ताकि वर्किंग कंडीशन में आ सके। इंस्टॉल करते हुए एसी डैमेज हो गया, 10,000 रुपए का खर्चा हो गया। बताएं ये 10,000 का खर्चा कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। ये एसेट को नेसेसरी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी नहीं था, नुकसान हुआ है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग करो तो एक अलग बहस है, लेकिन ये जो नुकसान हो गया, इट शुड नॉट हैव टू हैपन, लेकिन अगर हो गया है तो इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। क्लियर है बात? जी मिस्टर अहमद, सेंटेंस पूरा करें जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं, आखिरी 2 लाइनें। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन
31st October 2018. However, it was inaugurated on, inauguration क्या होती है, इफ्तिताह on 1st December 18. The building has an estimated useful life of 30 years. बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है 31 अक्टूबर को, लेकिन उसका इफ्तिताह इनॉग्रेशन 1 दिसंबर को। ये एंड क्या आपका 31 दिसंबर। क्या इस साल बिल्डिंग की कोई डेप्रिसिएशन की बहस होगी? कितने महीनों की डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज इनॉग्रेटेड। अगर गरीब अगर 2 साल भी इनॉग्रेट ना होता तो फिर इसका डेप्रिसिएशन शुरू ही ना करते। इनॉग्रेशन होगी तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। Depreciation begins when the asset is available for use. When it is available for use. अच्छा, इन वर्ड्स में भी ना एक सेकंड जरा रुक के जरा ये क्लियर होना चाहिए। इन वर्ड्स में भी थोड़ा सा गौर करें। अवेलेबल फॉर यूज मींस इस्तेमाल के काबिल। इट डजंट रियली मींस कि एक्चुअली इस्तेमाल हो रही है। अगर एक्चुअली इस्तेमाल नहीं भी हो रही तो इवन देन डेप्रिसिएशन इसलिए स्टार्ट हो जाती है। सोचा जरा, क्या चीजें नहीं भी अगर इस्तेमाल हो रही तो अपडेट और वियर एंड टेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम होना शुरू हो जाती हैं। तो डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। इट इज इररिलेवेंट कि एक्चुअली यूज कब से होना शुरू हो। प्लीज सही वर्ड ध्यान में रखें, इंशाल्लाह जरूर सही काम हो जाएगा। जी सर, अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है सर? एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है यार, क्वेश्चन एंड हो गया। तो क्वेश्चन इंशाल्लाह हमेशा जब भी आप पढ़ेंगे क्वेश्चन हमेशा अच्छा महसूस होगा आपको, लेकिन असल चीज अब क्या है कि इसका अच्छा सा आंसर बनाया जाए। तो कैसे आंसर बनाया जाए? बनाने एक्सट्रैक्ट्स हैं, लेकिन क्या उन एक्सट्रैक्ट्स को बनाने के लिए हमारे पास कुछ वर्किंग्स होनी चाहिए। तो आ जाए जरा, मेरा ख्याल है कि कम से कम 1 पेज 1.5 रख लें, जरा 2 रख लें, लेकिन 1.5 पेज शायद काफी हो। वर्किंग्स में आ जाए। ये सारी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मिक्स हो जाते हैं, तो वो अपने आप को सही तरह प्रिपेयर करके एग्जाम हॉल में जाना पड़ता है। तो फुली इन्वॉल्व रहें, आसान नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करके चीजें आपकी ग्रेस्प में आ जाएंगी इंशाल्लाह। जी वर्किंग्स में आ जाए। अब क्वेश्चन में है क्या क्या, पहले ये फैसला करना था। एक सरसरी सा जरा पहले क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेना। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ पेमेंट्स की डिटेल है। नेक्स्ट जरा सोर्सेज में फाइनल कर लें। सोर्सेज कौन कौन से हैं? एक ऑन है, दूसरा जो लोन है वो पहले जरा, अब उसने स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन अगर वैसे थोड़ा सा गौर से सोचेंगे तो शायद कहीं इनडायरेक्टली वो बताना भी चाह रहा है, लेकिन पढ़ने पर उसमें स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। इंडिविजुअली पढ़े जरा लोन वाला पैराग्राफ, आपका क्या ज़हन कहता है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट जरा कोई आप भी हेल्प करें मुझे। लोन वाला पैराग्राफ है 350 मिलियन वाला, वो लोन स्पेसिफिक है या जर्नल है? असल में जो ऊपर लाइन है ना, द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस, इस लाइन का मीनिंग क्या है? प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से आए? नंबर 1 ओन फंड से, नंबर 2 लोन से। प्रोजेक्ट के लिए पैसे लोन से आए, स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। मैं चाह रहा हूं इतना पढ़ ले जरा, समटाइम एग्जामिनर ऐसे सस्पेंस रखता है। थर्ड पढ़े, विड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस, इसका कैसे पता चला है कि ये जर्नल है? वो अगले सेंटेंस से पता चला है। वो अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि दिस इज आल्सो यूज्ड इन द अदर नीड्स ऑफ द कंपनी। तो फैसला शायद हमें लोन वाले पैराग्राफ में ही करना है। जी सर, लोन ऑफ 350 मिलियन। जी बिल्कुल, ये भी बात बड़ा ठीक है, जर्नल लोन को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है इसलिए स्पेसिफिक लोन हो गया, मैं ये नहीं कह रहा। प्लीज, क्या जर्नल लोन का अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो तो इन्वेस्ट हो सकता है? कैश अगर एक्स्ट्रा पड़ा हो आपके पास, आप कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं तो दिस इज एन इंडिकेशन ये स्पेसिफिक लोन है। सही वजह शायद ये है, फर्स्ट लाइन अगर देखें जो इन सोर्सेज के एंगल से लिखी हुई है, फॉलोइंग sorry the project was financed by the following sources। क्या मतलब, प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से आए? नंबर एक ओन्ड फंड्स, नंबर दो लोन। क्या ये प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया? ये ऊपर से शायद बनता है सेंस। द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। नंबर एक ओन्ड फंड्स, नंबर दो लोन। लेकिन नीचे भी तो लोन्स हैं उनके लिए, फिर उसने बता दिया कि ये अदर नीड्स में भी यूज हो रहे हैं। तो नंबर वन एक ओन फंड्स है, नंबर टू स्पेसिफिक लोन है। स्पेसिफिक फाइनल है प्लीज, व्हाट इज स्पेसिफिक? नहीं असल में एग्जैक्ट बड़ा वर्ड नहीं लिखा हुआ, कोई एग्जैक्ट वर्ड स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन सेंटेंस पढ़ के शायद थोड़ा सा जरा क्लियर करना पड़ना है। व्हाई इट इज स्पेसिफिक? बिकॉज इट इज फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट। ये वैसे स्पेसिफिक होता क्या है? अगर लोन क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया हो, उसने कहीं और यूज नहीं होना, तो फिर वो स्पेसिफिक लोन होता है। तो प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए ओन फंड्स लगे, फिर ये लोन भी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए है, लेकिन जो विड्रॉल्स हुई है रनिंग फाइनेंस है वो क्योंकि अदर नीड्स में भी है, इसलिए जर्नल बोरिंग वो बन जाएगी। तो तीन सोर्सेज हैं, फाइनल करते हैं। नंबर एक ओन फंड्स, नंबर टू स्पेसिफिक और नंबर थ्री जर्नल बोरिंग्स। इसके कॉलम वगैरह बनाना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप जरा क्लियर नहीं हुआ तो खुद से दोबारा देख लें। एनी कंफ्यूजन? तो समटाइम्स हो सकता है कि एग्जैक्टली वर्ड्स ना बताए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर आपने जरा शायद डिसीजन लेना है। आगे चले सर। देन उसके बाद फिर हमें कुछ टाइम पीरियड्स का बताया गया कि कुछ टाइम पीरियड में काम स्टॉप रहा है, फिर वहां कुछ मैंडेटरी स्टॉप रहा है, कुछ शायद अनएक्सपेक्टेड, बल्कि एक अनएक्सपेक्टेड रेंज वाला पॉइंट भी आया है। तो फिगर्स काफी सारी हो गई हैं। सबसे पहले अब मिक्स हो गया क्योंकि क्वेश्चन, तो आप पहले वही वर्किंग कर लें जरा, डिटेल ऑफ पेमेंट्स की तरह। जी बड़ा ये तो अलग बहस है यार। ये मेरा ख्याल है 1.5 पेज काफी रहेगा ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए। ये बड़ा लोन क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है, इस लोन के पैसे क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए हैं। द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड टू द फॉलोइंग सोर्सेज। तो प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए लोन लिया गया है, इसलिए ये स्पेसिफिक लोन हो जाएगा। जी डिटेल ऑफ पेमेंट्स के कुछ कॉलम्स बनाए थे कल, जरा हेल्प करेंगे जरा। डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। हाँ जी कल 2 कॉलम्स इसके बाद आज 3 हो जाएंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में। अच्छा इनके ऊपर कॉमन एक वर्ड्स लिख लें, फंड्स यूज्ड फ्रॉम। वो जो मैंने कल 2 के ऊपर लिखे था, 3 के ऊपर हो जाएंगे। फंड्स यूज्ड फ्रॉम कहाँ कहाँ? ओन फंड्स, ये जो अपना कैश था, स्पेसिफिक फंड्स एंड जनरल। एनी कंफ्यूजन? वर्किंग मेरे साथ ही कीजिएगा, फिगर जरा ज्यादा है। हाउ टू थिंक अबाउट द फिगर्स, जर्नलिस्ट आप भी जरा टेबल बना के बता दीजिएगा। जी करें स्टार्ट। आप ढूंढेंगे जी पेमेंट्स। जी 1 जनवरी 2018। एक एक लाइन अगर करवा दें, क्या हुआ इस दिन? परमिट फीस की पेमेंट हुई। अब रुपीज इन मिलियंस में गेम चलनी है, सारा डाटा मिलियंस में। कितना लिखूं? 30 मिलियन
अब यहाँ फुल कंसंट्रेट जरा करना है, कंसंट्रेट करना पड़ना है। बेहतर ये है कि दोबारा पिछले पेज पे जाएं, पिछले पेजेस पे जाएं। 60 पेज नंबर ढूंढना जरा, 59 था शायद। एक कल पैराग्राफ एक पढ़ा था कि अगर एक डेट पे एक से ज्यादा सोर्सेज अवेलेबल हो, 59 ही है, पेज नंबर बताइए जरा। पेज 60 का एंड है। नहीं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में, ये सही क्लियर करें जरा। अगर किसी डेट पे कोई एक्सपेंडिचर हुआ है और उस दिन एक से ज्यादा सोर्सेज के पैसे अवेलेबल हैं, तो देन क्या तरतीब ज़हन में रखनी है? ओन्ड, देन स्पेसिफिक एंड देन जनरल। हाँ, ये अप्लाई करवा। जिस दिन 1 जनवरी को ये परमिट फी पे हो रही है, स्पेसिफिक लोन है ही नहीं। लुक एट द डेट्स प्लीज, लुक एट द डेट्स। लोन आया कब है स्पेसिफिक? 1 फरवरी। ये खर्चा किस दिन हुआ है? क्या इस दिन ओन्ड फंड्स हैं? ओन्ड कितने हैं? लेकिन सारों की जरूरत इस दिन नहीं पड़ी। कितनों की पड़ी? अभी भी कितने ओन्ड फंड्स बचे हैं? 170। कंसंट्रेट फुल जरा। वाई पहले ओन्ड? क्योंकि पड़े हैं, सबसे पहले अपने ही इस्तेमाल होने हैं। लेकिन वो तो 200 मिलियन है। जरूरत कितनी पड़ी? लिखें। स्पेसिफिक थे ही नहीं, और शायद जरूरत भी नहीं थी क्योंकि अपने पैसे अवेलेबल थे। कंसंट्रेट प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सही है। करें आगे। नेक्स्ट डेट 1 जनवरी 18, सेम डेट दोबारा आ गई है। इस दिन क्या हुआ? इसी दिन एडवांस भी पे हुआ। कितना? 80। ब्रेकअप बनवाए। हिम्मत 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 हिम्मत। क्या अभी भी ओन फंड्स यूज हुए हैं? ओन फंड्स थे कितने? कितने कितने चले गए? 30 और 80 चले गए। 110 टोटल अब चले गए ओन फंड में से। 90 अभी भी हैं। नेक्स्ट डेट प्लीज, नेक्स्ट डेट 1 फरवरी। क्या हुआ इस दिन? फर्स्ट बिल आया। कितने का? 250 का। ओन्ड फंड्स कितने अभी भी हैं? कैसे? 200 -80 -80, 90 पड़े थे, तो 250 मिलियन पेमेंट कैसे हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढे नीचे पैराग्राफ में। 1 फरवरी को किसका कैश भी आ गया है? ब्रेकअप होगा कैसे? 90 कहां? ऑन फंड सिर्फ 90 क्यों? यही बचे थे। पेमेंट कितनी हो रही है? कितने और यूज हुए? कहां से ही हुए होंगे? कैसे बनाए 160? 250 -90, 90 कैसे बना? 200 -30 -80। आई होप के क्लियर है सारे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जर्नल की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अभी नहीं नहीं पड़ी, बस नहीं पड़ी। जब अपने हैं, अपने खत्म हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पेसिफिक आ गए हैं। जर्नल उठाने की अभी जरूरत नहीं पड़ी। जी एनी कंफ्यूजन जी? अब इधर नेक्स्ट बाकी कंप्लीट करना। अपना अपना प्लीज, अपना अपना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज।
ये बड़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। प्रोजेक्ट को फॉलोइंग सोर्सेस से फाइनेंस किया गया है। प्रोजेक्ट के लिए फॉलोइंग सोर्सेस से कैश लिया गया है। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ना। जी सर, सेकंड बिल पहले ओन में से कितने? सेकंड बिल की वर्किंग करवा दें, होपफुली कर ली आपने। रुक जाए सेकंड बिल करवा दें। ऑन डैश ऑन किधर गए? इस्तेमाल हो गए। 360 आ गया स्पेसिफिक में। 360 स्पेसिफिक में आ गया ना यार। स्पेसिफिक लोन का कैश था कितना? 350 में से इस्तेमाल कितना हुआ था? तो बचा कितना? किस दिन? 1 मई को इतना ही बचा हुआ था ना यार। 350 आया था, 160 तो किस दिन इस्तेमाल हो गया था? 1 फरवरी। तो उसका पैसा बचा ही कितना था? 190। समझ आता है प्लीज? 190 समझ आता है सर? अब 360 टोटल है, 190 स्पेसिफिक है, बाकी फिर कहां से ही उठाया हो सकता है? बैलेंसिंग फिगर आ गई 170। कंसंट्रेट करें, इससे गलत हो जाना ये प्लीज। आप लोगों को कंसंट्रेट नहीं करें जो रिक्वायर्ड है प्लीज। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर अमाउंट? 360। ओन खत्म हो गए थे, स्पेसिफिक आए तो थे लेकिन 350 टोटल था। 350 में से 160 यूज हो गया था, रिमेनिंग 190 बचा हुआ था। वो सारा तो पहले यूज होगा, लेकिन रिमेनिंग कितना बचेगा? 170 जब यूज हो रहा है तो ना क्या है ना क्या है, ना ओन बचे हैं ना स्पेसिफिक बचे हैं। तीसरा सोर्स है ही कौन सा? ये जर्नल से ही उठाए जा सकते हैं। डन है सर? थर्ड बिल करें। 170 लिख रहे हैं, कोई नहीं वो बाद में फाइनल कर लेते हैं। पेमेंट 170 है, यकीनन उसमें से 160 का क्या होना है, 10 का क्या होना है, वो अलग बहस है, वो इंशाल्लाह मैं करता हूँ। लेकिन पेमेंट 170 है, ये भी क्लियर रखें। मैं ये नहीं कह रहा 160 पेमेंट हुई है, पेमेंट 170 है। हाँ, उस 170 का ब्रेकअप क्या है? 160 शायद कैपिटलाइज होना है और 10 एक्सपेंस आउट होना है। पेमेंट की डिटेल बना रहे हैं हम, तो पेमेंट 170 ही है। ओन से है या स्पेसिफिक से है? ना ओन है ना स्पेसिफिक है, दोनों खत्म हो गए थे। तो अभी इस वक्त कौन से फंड्स ही उठाए हो सकते हैं? जनरल फंड ही यूज हो सकते हैं। सॉरी 170 सर, सॉरी नहीं 160 बेटा रहने दें, 170 लिखें, बाकी 160 जो आप कह रहे हैं मैं भी आपके साथ एग्री करता हूं, लेकिन मैं 160 पेमेंट 160 नहीं है, पेमेंट 170 है। बाकी इसका क्या होना है वो इंशाल्लाह जो आप कहना चाह रहे हैं मैंने वही करना है। फिलहाल जो पेमेंट है वो एज इट इज लिखना है। पेमेंट 170 है, ये सब क्लियर है प्लीज? नेक्स्ट पेमेंट बताएं। अब नेक्स्ट पेमेंट नहीं है, ये पेमेंट्स की डिटेल है, एक्सपेंडिचर्स की नहीं है, क्लियर रखें प्लीज। नेक्स्ट पेमेंट की डेट क्या है? वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ गया, तो नेक्स्ट पेमेंट फिर अब हमारे इस पीरियड में नहीं आ रही है। बस यहीं तक ये टेबल बनेगा। बिल अक्रू होना एक अलग बहस है, पेमेंट के एंगल से डिटेल बना रहा हूं मैं, तो पेमेंट ऑफ लास्ट बिल इस ईयर में नहीं है। क्लियर है प्लीज? तो देयरफॉर ये टेबल बस यहां तक ही शायद बनेगा। एनी कंफ्यूजन? मैं रुक रहा हूं, एक नजर रिवाइज करें। जर्नल स्टूडेंट्स कर लिया, आप भी अगर कोई क्वेश्चन है। एनी कंफ्यूजन? जी चले फिर आगे। जब ये टेबल बनाया था पिछले क्वेश्चन में तो ढूंढ के बताएं फिर क्या किया था। अब ये चीजें खुद भी रिकॉल रखें जरा। जब ये कर लिया था फिर क्या करवाया था?
फिर बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की वर्किंग करवाई थी। अब यहाँ उसने स्पेसिफिकली मांगी नहीं है, मांगा तो उसने हमसे एक्सट्रैक्ट्स हैं, वर्किंग्स में ही अब ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की तरफ आए जरा। और डेफिनेटली बोरिंग के सोर्सेस कौन कौन से हैं, स्पेसिफिक भी हैं, जर्नल भी हैं, ओन्ड भी बोरिंग है, आते हैं आते हैं आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। जी बेटा वर्किंग है ये। एग्जामिनर ने क्या मांगा है, एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं, उसके लिए हमने जगह रखी हुई है। बाकी जो कुछ हमें करना पड़ रहा है ये हमारी वर्किंग्स का पार्ट है। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, क्या इस साल कोई बोरिंग्स हैं जो किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज हुई हैं, तो उसकी अब हम वर्किंग करने लगे हैं कि बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी है। जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं। पहला सोर्स क्या है जी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में, वो ओन्ड फंड। सबसे पहले ओन्ड फंड्स, ओन्ड फंड भी लोन है, स्पेसिफिक भी है और जर्नल भी है। ओन्ड फंड क्या है, हमारे अपने पैसे हैं, लेकिन बात क्लियर रखें जरा, अपने लाइन जरा ओन फंड वाली। ओन फंड पे इंटरेस्ट भी तो है, वो इनकम है, इनकम के एंगल से अलग बहस करेंगे। ये बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज लोन की बहस है। ओन फंड्स बोरिंग नहीं है, वो हमारे अपने पैसे हैं। अगर वो इन्वेस्ट थे तो उस पर इन्वेस्टमेंट इनकम होनी है, लेकिन अभी भी गलत तरफ चले जाना आप लोगों ने। क्या वो इन्वेस्टमेंट इनकम, दोबारा पहली लाइन नहीं देख रहे आप लोग, सही तरह देखें। ओन फंड्स की इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में से माइनस हो जाएगी। और यार स्पेसिफिक में होती है, स्पेसिफिक में कौन सी इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस होती है, जो स्पेसिफिक बोरिंग से सरप्लस पैसे बचते हैं वो अगर इन्वेस्ट हो तो वो माइनस होते हैं। स्पेसिफिक बोरिंग में से, स्पेसिफिक लोन की अमाउंट में से अगर कैश बचा है, इन्वेस्ट हुआ है, तो वो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में माइनस होता है। अगर आपके अपने पैसे हों, इन्वेस्ट हुए हों, तो उसकी इनकम ने प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है। तो उसकी इंशाल्लाह बहस अलग करेंगे, क्योंकि वो भी शायद बनती है। हमारा फोकस प्लीज किस पे है, प्लीज हमारा फोकस किस पे है, प्लीज किस पे है। बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में कौन कौन सी बोरिंग्स हो सकती हैं, तो आ जाए जरा स्पेसिफिक बोरिंग्स। जी ठीक है, ये ओन फंड्स हमारे अपने कमाए हुए पैसे हैं, हमारे अपने कमाए हुए पैसे हैं, जो डेफिनेटली लोन नहीं है। अपने पैसे भी बोरिंग है, अल्लाह ना करे यार। जी स्पेसिफिक बोरिंग में ढूंढना क्या क्या होता है, इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। चले बेटा, अब ये बहुत सारी चीजें जरा रिपीट होनी है, तो मेरी ख्वाहिश है, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा किया आज भी हमने, कि ये इंटरेस्ट इंकर्ड की जरा वर्किंग इंडिविजुअली जरा 1 मिनट ट्राई करें खामोशी से, गिव योरसेल्फ चांस, और बाकियों को भी मौका दें, जस्ट 1 मिनट। जी लास्ट लाइन में इन्वॉल्व है जी, प्लीज करें वर्किंग। जी सर, इंटरेस्ट इंकर्ड की वर्किंग बहस में चली गई है, प्लीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताएं। लोन कितना लिया, कब लिया, ड्यूरिंग द ईयर कितना वापस हुआ, ड्यूरिंग द ईयर कितना वापस हुआ,
कोई लोन वापस नहीं हुआ। लोन की पहली इंस्टॉलमेंट कब वापस होनी है, डेट देखें, अगले साल होनी है, अगले साल के अंदर होनी है। इसका मतलब ये लोन 11 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। यस सर, बात सही है, यहाँ तक आपकी भी अपनी जगह ठीक लग रही है। मेरी बात पूरी सुननी नहीं आपने। ये लोन 1 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक आउटस्टैंडिंग रहा। बैंक 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लेगा, लेकिन कैपिटलाइज करते हुए एहतियात की जरूरत है। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी 1 फरवरी से, लेकिन ईयर एंड तक नहीं जाएंगे। कंसंट्रेट करें जरा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है 31 अक्टूबर पे या 1 नवंबर पे। तो 1 फरवरी से 31 अक्टूबर तक जरा डे मंथ्स गिन ले, जरा काउंट कर ले। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का सितंबर, अक्टूबर एंड पे रुकना है। 9 बन गए सर। लेकिन अब इसमें एक और मसला ढूंढने नीचे आए। मई के 15 दिन भी है, मई का आधा महीना भी सॉरी है, और सितंबर का आधा भी है। मई के आधे महीने का मसला नहीं है। सितंबर का आधा कैसे निकालने, 8.5 मंथ्स रह गए। 9 कैसे बने, फरवरी टू अक्टूबर, और बीच में सितंबर के जो 15 दिन आ रहे हैं उसमें बोरिंग कॉस्ट की सस्पेंशन रहनी है। देयरफॉर 8.5 समझ आ जाएगा सर। बनते टोटल कितने हैं, टोटल 11 में से आखिरी 2 क्यों नहीं ले रहे, सीज के बाद है, और बीच में 15 दिन मीन आधा महीना क्यों नहीं ले रहे, सस्पेंशन रही है, अननेसेसरी स्टॉपेज रही है। मल्टीप्लाइड बाय 16%, मल्टीप्लाइड बाय, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ना है। फरवरी टू अक्टूबर एक्सक्लूडिंग 15 days of September, excluding 15 days of September, half month of September। जी बेटा रहमत आप सही करें, लेकिन थर्ड बिल की अमाउंट 170 ही है, पेमेंट 170 है। बाकी आप लोग जो 160 वाली बात कर रहे हैं, मैं आपसे 100% एग्रीड हूँ। कैपिटलाइज 160 होनी है, और 160 पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना, तब टेंशन ना लें। जब इंशाल्लाह वहां पहुंचेंगे तो अभी बात करता हूँ मैं। जी एनी कंफ्यूजन इन दिस 8.5, आंसर बताइएगा। 39.67। गलती से कभी ना घबराइएगा। मैक्सिमम अगर गलती हुई तो एक लाइन पे हल्का सा क्रॉस लगेगा और दोबारा लिख लेंगे, लेकिन अगर कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कभी बात नहीं आगे बढ़ेगी। गलती इशू नहीं है, अगर सोचेंगे नहीं तो ये रियल इशू है। बहरहाल मेरा ख्याल है कुछ लोगों का सही भी हो गया। मेरा ठीक है सर। इंटरेस्ट इनकर्ड के बाद आगे कहाँ जाऊं, इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग मेरे साथ करनी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है प्लीज। सर इसे 39.67 नहीं कर सकते प्लीज। मेरा ख्याल है कि डिसाइड हुआ था यार कि मिलियंस में अगर जा रहे हैं तो 2 डिजिट्स में पॉइंट्स में चला जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई राउंडिंग ऑफ का इशू अगर आता ही रहे तो अच्छी बात नहीं है यार। इन्वेस्टमेंट इनकम किस पे यार, इन्वेस्टमेंट इनकम किस पे, सरप्लस फंड्स पे, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स पे। ये वर्किंग मेरी ख्वाहिश है बेटा आप खुद करवाएं। आप इससे पिछले सवाल में जाएं जरा, इससे पिछले सवाल में जाएं। इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग वहां जो अभी थोड़ी देर पहले आपने करवाई है उसको जरा ढूंढ के टेबल में से इधर उधर ढूंढ के जरा रिवाइज करें जरा। वो सेम सिचुएशन यहाँ भी अप्लाई करनी है। बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ लास्ट बिल की जो पेमेंट है वो हमारे काउंटिंग ईयर के बाद आ रही है, 1 जनवरी 19।
बिल हमारे पीरियड में आया है, डेफिनेटली अक्रू हमारे पीरियड में होगा, लेकिन इसकी पेमेंट हम डिटेल ऑफ पेमेंट्स बना रहे थे, तो डिटेल ऑफ पेमेंट्स में करंट ईयर में ये पेमेंट ही नहीं है। प्लीज क्लियर है? जिस साथ साथ 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर अक्टूबर तक यार गिनेंगे तो काइंडली 9 मंथ्स है, और 9 मंथ्स में सितंबर के 15 डेज सस्पेंशन रही है, तो आधा महीना सितंबर का अगर इग्नोर करें सस्पेंशन रहने की वजह से, तो आपके रिमेनिंग फिर मंथ्स 8.5 रह जाएंगे। ठीक है मिस्टर साहब? ये प्लीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता नहीं लिखा अभी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इशू है या कोई और मसला? ये प्लीज क्लियर हो गया 31 दिसंबर वाला इशू? ये प्लीज रिवाइज कर लिया सर? सर रिवाइज कर लिया सर? कैसे वर्किंग करनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। डिटेल ऑफ पेमेंट्स में जाना है अब आपने, डिटेल ऑफ पेमेंट्स में किस कॉलम में जाना है? स्पेसिफिक के कॉलम में जाना है, करवाना चाहिए वैसे यार। रिवाइज कर लिया आपने जी? अप्लाई करवाएं जी। 190 क्यों? 190 क्यों? 350 आया। सरप्लस फंड्स की वर्किंग, लोन का कैश था 350, कितना पहले दिन ही चला गया, ये सेम डेट पे पेमेंट हुई है। कितना बचा, किस दिन बचा? 1 फरवरी। कब तक बचा रहा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। फरवरी क्यों गिना मैंने? फरवरी के स्टार्ट से बचा था, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल। कैसे करूं? 190 मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय कहां से कहां तक? फरवरी टू अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आंसर 4.7 मिलियन, 4.75 मिलियन। आगे चलें। 190 यार, आगे प्लीज, एक ही लाइन में बात खत्म। रीजन, रीजन 1 मई को फिर पूरा 190 पे हो गया और सरप्लस फंड्स की बहस खत्म हो गई। ये जो पिछला सवाल आपने देखा उसमें तो बड़ी लंबी बहस गई है, क्योंकि एकदम इकट्ठे खत्म नहीं हुए, आराम आराम से इस्तेमाल हुए। यहाँ हमें जल्दी शायद जरूरत पड़ गई है। एनी कंफ्यूजन? आप क्या करें, किसमें से क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक बोरिंग की कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड की फिगर आ जाएगी, सॉरी 34.92। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साथ? प्लीज सारी क्लास साथ है सर? प्लीज मेरे भाइयों, मैं सब पूछ सकूंगा? आई होप आप भी साथ वाले सही पूछ रहे हैं कि सवाल हो गया है यार। किसकी गेम खत्म होने के बाद किसकी शुरू हो गई है? जनरल बोरिंग हेडिंग लिखें। जनरल बोरिंग्स की बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर्स इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड। मेरे साथ जरा कह लीजिएगा, इसमें वो 160 वाला भी शायद थोड़ा सा इशू है, एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर्स ऑफ जनरल बोरिंग कहां से मिला करेंगे? डिटेल ऑफ पेमेंट्स के कॉलम में ढूंढे, कहां है, कौन से कॉलम से मिलेंगे? डिटेल ऑफ पेमेंट्स में कांडी सारे जाएं, जर्नल बोरिंग के कॉलम में आपको एक्सपेंडिचर्स मिल तो रहे हैं, लेकिन एक सेकंड अपना टेबल सामने रखें जरा। इसमें बेटा ये जो 1 सितंबर वाला थर्ड बिल की 170 मिलियन की अमाउंट है,
ये जरा कुछ हजरात कुछ डिफरेंट तरीके से भी करना चाह रहे थे, जरा मेरे से जरा इसकी अब फाइनल डिटेल सुन लें, जरा अपने सामने डिटेल ऑफ पेमेंट्स निकालना है और थर्ड बिल जो 170 है ये जरा सामने रखें जरा, और इसका पॉइंट नंबर, ये टेबल के नीचे जो दूसरा टेबल बना हुआ है सवाल में, उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है ये डैमेजेस वाला, प्लीज काइंडली प्लीज 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 डैमेजेस वाला 10 मिलियन जरा वो भी फाइनल करें जरा। सबसे पहले तो बेटा ये क्लियर करना है कि आप पेमेंट 170 हो रही है, तो मैंने यहाँ पेमेंट के एंगल से 170 लिखा, लेकिन डेफिनेटली इस 170 में से 160 कहाँ जाना है, क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में, और बाकी 10 कहाँ जाना है, शॉर्ट वर्ड्स में अगर मैं लिखूं तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लिख लीजिएगा, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, और 10 प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस जाना। पहले तो ये बताएं, ओके। अब जब हम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग करेंगे जनरल बोरिंग्स में, तो यकीनन जनरल बोरिंग से कॉलम में आपको 170 टोटल तो लिखा नजर आएगा, लेकिन लेंगे 160 क्यों? आराम से आराम से आराम से, पेमेंट वाकई जनरल बोरिंग से 170 हुई है, और डेफिनेटली 170 मिलियन का जब आपने कैश उठाया जनरल बोरिंग से, तो इस कैश को उठाने की वजह से जनरल बोरिंग्स का इंटरेस्ट इंकर होगा, लेकिन इट बिकम्स वेरी इलॉजिकल कि जिस अमाउंट ने इटसेल्फ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, उस अमाउंट से रिलेटेड अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है तो उसे फिर कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, उसे भी एक्सपेंस आउट होना चाहिए। बात पूरी पकड़ समझे, 170 कैश जा रहा है जनरल बोरिंग से और इंटरेस्ट 170 पे ही इंकर होना है, लेकिन उस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए जिस अमाउंट ने इटसेल्फ कैपिटलाइज नहीं होना। मींस से जब हम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग करेंगे तो वहां 160 होना चाहिए, 170 क्यों नहीं? क्या इसलिए कि उस 10 पे इंटरेस्ट इंकर नहीं होना? ये नहीं है, क्योंकि उस 10 ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, तो अगर उस 10 की वजह से बोरिंग कॉस्ट इंकर होगी भी तो उसे भी प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए। हाँ, जो 160 कैपिटलाइज हो रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है तो उसे बस कैपिटलाइज होना चाहिए। लेट मी फिनिश इन शॉर्ट वर्ड्स, पेमेंट 170 है, एग्रीड है, लेकिन 160 ने कैपिटलाइज होना, 10 ने प्रॉफिट लॉस में जाना। इंटरेस्ट ऑफ जनरल बोरिंग इंकर 170 पे ही होना है, लेकिन टू बी कैपिटलाइज की वर्किंग करते हुए 10 पे जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज वाली वर्किंग में नहीं आना चाहिए। वजह वजह क्योंकि उस अमाउंट ने इटसेल्फ प्रॉफिट लॉस में जाना। तो जब हम टू बी कैपिटलाइज की वर्किंग करेंगे तो 170 की जगह यहां से 160 अपनी वर्किंग में लिखेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में अभी हमने हेडिंग लिखी है, या मुझे अब एक्सपेंडिचर्स लिखवाए, कितने लिखूंगा मैं? 170, अभी तो मैंने कहा कि 160 आना है। सर जी जरा टेबल देखिएगा, बच्चे तो परेशान हो गए। जनरल बोरिंग के कॉलम में कौन सी अमाउंट्स नजर आ रही हैं? जहां जहां 170 नजर आना है वहां वहां 160 आना है। अल्लाह करे ये बात ना हो रही है। तो पहले 170 पे कोई इतराज नहीं हमें, दूसरे 170 पे क्या इतराज है? उसमें से बस 160 कैपिटलाइज होना। तो ये जब आप लेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी वर्किंग 170 माइनस 10 भी लिख लीजिएगा, लेकिन पहले जो मैंने एक टेबल में ब्रेकअप किया था ये करने जरा थोड़ी सी कोशिश करके आप भी इस टेबल में जरा ब्रेकअप कर लें। अब जरा क्लियर हो गया सारे, वो जो 160 170 की बहस हो रही थी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? जी रहमत साहब ओके? जी एक्सपेंडिचर्स फाइनल है। अब जरा आगे लास्ट वर्किंग कर दें कम से कम आज। कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग इंडिविजुअली जरा कर देंगे यार, करें बिस्मिल्लाह पढ़े सारे वर्किंग्स में दोबारा, बल्कि वर्किंग में ही हम है, किसी के नीचे जगह ढूंढना। कैपिटलाइजेशन रेट की काइंडली सब लोग वर्किंग करते नजर आए और होनी चाहिए प्लीज।
जी सर, जी सर, जी सर। सस्पेंशन का बड़ा इफेक्ट तब लेते हैं जब टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हुए सीज, कमेंसमेंट और सस्पेंशन पीरियड नहीं देखते। जब बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन करेंगे टाइम पीरियड के हिसाब से, तो उस वक्त करेंगे। टाइम पीरियड में भी कंसिडर करेंगे ना। कमेंसमेंट डेट, सीज डेट और सस्पेंशन पीरियड जब आप टाइम पीरियड गिनेंगे तो उस वक्त कंसिडर करेंगे। कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हुए ये देखना है कि लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है और उस पर इंटरेस्ट इंकर्ड कितना है। जी सर, कोई कर पा रहा प्लीज? फिगर्स अवेलेबल है यार ये तो सारी। जर्नल बोरिंग्स है कितनी? जर्नल लोन्स है कौन कौन से यार? एक्स है, वाई है? दो रनिंग फाइनेंस है यार। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं आप लोग? जी लिखवाएं जी। बैंक एक्स का इंटरेस्ट कितना है? 15.4। बैंक वाई का 42.4 डिवाइडेड बाय किससे होना है? क्लोजिंग बैलेंस से होना है या लिमिट से होना है? ना क्लोजिंग से होना है ना लिमिट से होना है। एवरेज बैलेंस ढूंढें। 140 प्लस 390। प्लीज फॉर्मूला क्या लिखा है अपने जहन में? बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड खुद उसने बताई है और सेकंड लास्ट कॉलम में एवरेज बैलेंसेस भी बता रहा है। डन है सर? आंसर 11.25% क्या है? 11.25% प्लीज क्या है? कैपिटलाइजेशन रेट। फाइनली जरा टाइम पीरियड पे आ जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? इंडिविजुअली जरा ट्राई कर लें, इसमें गलती हो सकती है, मैं भी डिस्कस करता हूँ। होने दें, इंडिविजुअली सोचें जरा। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी वर्किंग होगी सारी? कहां से कहां तक जाना होता है? एक्सपेंडिचर की डेट से सीज डेट तक, अनलेस अनलेस सीज डेट आ जाए। और अब बात कंप्रिहेंसिवली हो सकती है या कोई सस्पेंशन पीरियड आ जाए। आप लिख लें, ट्राई कर लें। मैं फिर अभी सेंटेंस भी दोबारा बोलता हूं और मेरे साथ अप्लाई भी करें। प्लीज कोशिश करें सब लोग। डिटेल ऑफ पेमेंट्स में जाएं, डेट्स देखें, एक बेस्ट एफर्ट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप भी बताएं 170 मिलियन जो पहला आ रहा है इसके कितने मंथ्स गिनने चाहिए? गुड एफर्ट कर लें, कंप्लीट कर लें। सब कुछ बेटा देख लें, ऊपर नीचे पूरा सवाल देख लें। कि काइंडली आप गिना करें वरना बगैर गिने गलती हो जाती है। कि ठीक है बेटा, फिगर्स ठीक है जिनने बताई है, लेकिन बताई दो तीन लोगों ने। ये लास्ट लाइन में आए जी, जरा लास्ट लाइन से आए जरा। ये बेटा जो पहला 170 इसकी जरा डेट ऑफ एक्सपेंडिचर बता दें। नहीं, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर प्लीज। फर्स्ट मई। रेडी है जी सारे? सेंटेंस बेटा फाइनल ये है अब, क्योंकि अब सस्पेंशन, सीज, कमेंसमेंट सब कुछ आ गया है। एक्सपेंडिचर डेट से आपने ईयर एंड पे जाना है, अनलेस सीज डेट या बीच में सस्पेंशन आ जाए, क्योंकि समटाइम सस्पेंशन की वजह से भी फिर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रुक जाती है।
एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा जरा। एक्सपेंडिचर डेट से ईयर एंड तक आना है, अनलेस क्या या क्या आ जाए, सीज डेट या सस्पेंशन पीरियड आ जाए। तो जरा काउंट कर ले मेरे साथ जिनसे काउंट नहीं हो पा रहा। फर्स्ट एक्सपेंडिचर जो हुआ था जनरल से वो 1 मई को था, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पहले रिलैक्स होके अक्टूबर तक इसलिए रुके हम क्योंकि ईयर एंड से पहले ही कंप्लीशन आ गई। तो 6 महीने बनते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में जो सितंबर के 15 डेज है, हाफ ईयर, वो हाफ मंथ सॉरी, वो फिर कंसिडर नहीं हो रहा क्योंकि उस टाइम पीरियड में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रुकी हुई है। तो प्लीज व्हाट इज द वे, एक्सपेंडिचर डेट से ईयर एंड पे जाएं, लेकिन अगर अनलेस 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 सीज डेट या सस्पेंशन पीरियड आ जाए। तो अक्टूबर पे क्यों रुका हूं, अक्टूबर पे क्यों रुका हूं, सीज डेट आई है, सितंबर के 15 दिन क्यों नहीं ले रहा। तो फाइनली 5.5 गिन लेंगे सारे, डिवाइड बाय 12। एक्सप्लेन जरूरी है, प्लीज एक्सप्लेन करें। 5.5 बने कैसे हैं, मई टू अक्टूबर एक्सक्लूडिंग 15 डेज ऑफ सितंबर। कुछ ना कुछ एक्सप्लेन जरूर करें थोड़ा सा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। 5.5 आप सबको समझ आ गया, एनी कंफ्यूजन। चले वाइंड अप करें। 160 जो लिया हमने 170 में से, इसका भी कंप्लीट करें। डेट ऑफ एक्सपेंडिचर बताएं। 1 सितंबर, गिने आगे, सितंबर, अक्टूबर, कितने बने, लेकिन 2 में फिर मसला क्या है, 15 दिन सितंबर के, तो 1.2 बाय सॉरी 1.5 बाय 12, आधा महीना ऑफ सितंबर एंड पूरा महीना ऑफ अक्टूबर। एक्सप्लेन करें। सितंबर टू अक्टूबर एक्सक्लूडिंग 15 डेज ऑफ सितंबर। ये कर ले, फिगर फाइनल कर ले। Any confusion? Any confusion? जर्नल स्टूडेंट्स, ये 5-6 क्लियर हो गया आपका? ये आंसर बता दीजिए प्लीज। 8.76 या 7, एक ही बात है बेटा, लेकिन फाइनल बता दें जो भी आ रहा है। 8.7, 7, 2.25, टोटल 11.02। क्या है 11.02? टोटल बोरिंग कॉस्ट इकट्ठी करें। 34.92, 34.92 प्लस 34.92 प्लस 11.02, 45.94 is the total borrowing cost to be capitalized. चले बेटा, एक्सट्रैक्ट्स रह गए, एक्सट्रैक्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं।